बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बता रहे हैं ममता बनर्जी को पीएम पद का चेहरा। नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर न्यूज में स्वागत है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 9 मई को कोलकाता में एक कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक साहसी महिला बताया जिन्हें भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए था। देश की सबसे शक्तिशाली महिला के बारे में राय रखते हुए स्वामी ने ये भी कहा कि एक समय था जब जयललिता पीएम हो सकती थी, एक समय था जब मैं मायावती के बारे में ऐसा सोचता था। वर्तमान स्थिति में ममता बनर्जी एकमात्र महिला हैं जो पीएम बन सकती हैं। ये पहली बार नहीं है जब स्वामी ने ममता का समर्थन किया है। 9 महीने पहले उन्होंने कोलकाता में राज्य सचिवालय नबना में मुलाकात की थी और ममता को एक करिश्माई और साहसी राजनेता बताया था जो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए फिट हैं। नवंबर 2021 में ममता नई दिल्ली में शीतकालीन सत्र से पहले विपक्ष नेताओं से मुलाकात करने आई थी, तब स्वामी ममता बनर्जी से मिले थे। इस बार 9 मई को स्वामी ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी प्रमुख की तारीफ की और उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बताया। ममता बनर्जी को पीएम पद का उम्मीदवार बताकर स्वामी ने बीजेपी को उहापोई की स्थिति में डाल दिया है। ये बात तब और बड़ी हो जाती है जब टीएमसी राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है। सवाल बयान की टाइमिंग को लेकर भी है। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत हुई है। कर्नाटक में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर हुई थी। ऐसे में स्वामी का बयान किसी भी विपक्षी गठबंधन को और मजबूत करने के लिए फेंका गया हथियार हो सकता है। एक तरफ जहां कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य करार दिए जाने की सार्वजनिक सहानुभूति मिली है। राहुल गांधी को लेकर ये धारणा भी है कि वह अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले राजनीतिक नौसिखिया हैं। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी लगातार उद्योगपति गौतम अडानी और हिंडनबर्ग पर सवाल करते आए हैं, वो कहीं न कहीं ये इशारा कर रहे हैं कि राहुल की छवि में सुधार हो रहा है। कर्नाटक में मिली जीत के बाद विपक्षी एकता और मजबूत हो सकती है। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव के लिए कोई भी संभावित बीजेपी विरोधी मंच कांग्रेस के बिना अधूरा होगा। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने यकीनन इसके बिना किसी भी मजबूत विपक्षी गठबंधन की संभावना को कम कर दिया है, जिसे कई क्षेत्रीय नेता तीसरे मोर्चे को एक साथ लाने की उम्मीद में योजना बना रहे थे। कई मौकों पर ममता विपक्षी एकता के बल पर पीएम बनने की आकांक्षा सबके सामने रखती रही है। दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जहां कांग्रेस के बिना किसी विपक्षी गठबंधन के पक्ष में नहीं है, ऐसे में विपक्ष की इस तस्वीर को देखते हुए कांग्रेस बीजेपी विरोधी दलों को एक साझा मंच पर लाने में अग्रणी भूमिका निभा सकती है। इस बीच सबके बीच स्वामी ने ममता की वकालत की है जो विपक्षी खेमे के भीतर क्षेत्रीय आकांक्षाओं को हवा दे सकता है। ममता की महत्वाकांक्षाओं को हवा देकर और उन्हें प्रधानमंत्री बनने के लिए उपयुक्त बताकर कहीं न कहीं उन्होंने विपक्षी एकता को एकजुट होने का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। स्वामी ने जिस तरह ममता की आकांक्षाओं को हवा दी है उसके दूरगामी परिणाम भी हो सकते हैं। ममता का समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और दक्षिण के मुख्यमंत्रियों एमके स्टालिन और जगन मोहन रेड्डी जैसे कई विपक्षी नेताओं के साथ ठीक समीकरण है। इससे पहले भी स्वामी की तरफ से बीजेपी और मोदी सरकार की लगातार आलोचना और ममता बनर्जी की तारीफ के सियासी मायने निकाले जा चुके हैं। पिछले साल नवंबर में उन्होंने ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी की तारीफ की और उन्हें जेपी और राजीव गांधी के कद का नेता बताया था। 2021 में ममता बनर्जी की तस्वीर के साथ एक हैशटैग पहले से ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, हैशटैग बंगाली प्राइम मिनिस्टर। ममता भी 2024 के लोकसभा में विपक्ष का चेहरा बनने की तैयारी 2021 से ही कर रही हैं। 2021 में शहीद दिवस में ममता ने हिंदी और अंग्रेजी में भाषण दिया। पिछले 28 साल से वो 21 जुलाई को बंगाल में एक प्रदर्शन के दौरान मारे गए अपने 13 कार्यकर्ताओं की याद में शहीद दिवस मनाती आ रही हैं, लेकिन कभी भाषण हिंदी या अंग्रेजी में नहीं दिया। लेकिन ममता ने अपनी लीक तोड़ी। पश्चिम बंगाल में आयोजित इस कार्यक्रम में अकाली दल, समाजवादी पार्टी, एनसीपी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, डीएमके, टीआरसी, शिवसेना और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों के नेता वर्चुअली मौजूद थे। इस कार्यक्रम के लिए ममता का पोस्टर पश्चिम बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक, गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगा था। 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष को साथ लाने की एक कोशिश चंद्रबाबू नायडू ने भी की थी, लेकिन तब चुनाव में समय बहुत कम बचा था और कोई खास कामयाबी नहीं मिल पाई। लेकिन ममता 2.5 साल पहले से ही एक कोशिश करती दिख रही हैं। याद दिला दें कि बीजेपी ने पूरी ताकत से पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ा, लेकिन ममता बनर्जी की रणनीति ने बीजेपी के सोनार बंगला के सपने को तोड़ दिया। बीबीसी में छपी एक खबर के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार निराजा चौधरी का यह मानना है कि ममता ने यह भी बता दिया है कि उनकी प्राथमिकता
भारत के प्रधानमंत्री पद की दावेदारी नहीं है। वो केवल केंद्र से बीजेपी को हटाना चाहती हैं, जिसमें उनकी निर्णायक भूमिका होगी। ममता बनर्जी अपने लक्ष्य को लेकर साफ हैं। 2021 के वर्चुअल संबोधन में ममता बनर्जी ये कह चुकी हैं, मैं नहीं जानती 2024 में क्या होगा, लेकिन इसके लिए अभी से तैयारियां करनी होंगी। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2014 के चुनाव के दौरान बीजेपी उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रभावशाली विरोधियों की कमी थी और 2014 का लोकसभा चुनाव बीजेपी आसानी से जीत गई। वहीं ममता 2018 से ही गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी पार्टियों को एकजुट करके तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में जुट गई थी। ऐसा करके वह कई पार्टियों के सदस्यों का समर्थन पाने में कामयाब रही, लेकिन कोई एक चेहरा उभर कर सामने नहीं आ सका जिसे प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सके। इस वजह से 2018 में इस महागठबंधन को कामयाबी नहीं मिली। 2018 की असफलता के बावजूद ममता ने अपने सपने को कमजोर नहीं होने दिया। वो सभी क्षेत्रीय दलों के नेताओं के साथ संपर्क साधने में जुटी रही। ऐसा करते हुए उन्हें केजरीवाल, लालू और अखिलेश यादव जैसे कई दिग्गज नेताओं का समर्थन भी मिला। अब उनका अगला टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद से ही ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर न्यूज।